नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों देखिए, हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे कक्षा 11 की केमिस्ट्री पार्ट 7 और लेसन कौन सा है तो लेसन दोस्तों है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। यह लेसन या यूनिट नंबर फर्स्ट है, कक्षा 11 के लिए स्पेशली है। दोस्तों हम लोग कक्षा 11 के पहले लेसन में पढ़े थे सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में कि केमिस्ट्री क्या होती है। केमिस्ट्री को हम लोग मटेरियल साइंस कहते थे और केमिस्ट्री में हम किसी भी द्रव्य की संरचना और संगठन का अध्ययन करते हैं। दोस्तों जब हम किसी द्रव्य का वर्गीकरण करेंगे ना तो उसमें हमको मिलेगा भौतिक वर्गीकरण, रासायनिक वर्गीकरण। जब नीचे आएंगे तो उसमें आपको मिलेगा धातु, अधातु एवं उपधातु। तो पिछली वीडियो में दोस्तों छठे पार्ट में हम धातु को पूरे डिटेल से डिस्कस किए हैं और उसमें बेसिक से लेके हाई लेवल तक कंपटीशन में जितने भी पॉइंट बनते हैं धातु से उन सारे टॉपिक्स को कवर किया गया है। तो दोस्तों अब हम आज बात करेंगे अधातु और उपधातु के बारे में। दोस्तों इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मिश्र धातुओं के नाम। जैसे देखिए कंपटीशन में आपसे पूछा जाता है कि कांसा या ब्रॉन्ज मेटल किन दो धातुओं का मिश्र धातु है। ठीक है, जैसे रोल्ड गोल्ड में कौन सी दो धातुएं आपस में मिक्स की गई हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि कुछ धातुओं के वास्तविक नाम क्या हैं और उनको कहते क्या हैं। जैसे देखिए सोना, सोना हम कहते हैं किसको, आरम को। आरम को दिखाते किससे, एयू से। जैसे चांदी को हम लोग किससे दिखाते हैं तो एजी से। सोडियम को किससे दिखाते हैं तो Na से। मरकरी या पारा को हम लोग किससे दिखाते हैं तो Hg से। तो उन सारी चीज़ों को हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन दोस्तों आज अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, अधातु और उपधातु। तो देखिए इसके जस्ट पहले वाली में धातु पढ़े तो धातुओं के लक्षण आपको मालूम है। जो लक्षण धातुओं में होंगे ना वो अधातुओं में नहीं होंगे। तो अधातु का लक्षण आपको जानने के लिए धातु के लक्षण पता होने चाहिए। जैसे एक बार फिर से मैं रिवीजन कर दूंगा कि धातुओं में अगर हम लोग देखे थे तो धातु में मेटल कहते हैं, कौन कौन से लक्षण होते थे। दोस्तों सबसे पहली बात कि धातुएं हमेशा चमकदार होती हैं, धातुएं हमेशा चमकदार होती हैं। दूसरी बात विद्युत की सुचालक होती हैं। ठीक है, विद्युत की सुचालक होती हैं। तीसरी बात देखिए ये हमेशा ठोस अवस्था में पाई जाती थी। मैं आपको अधातु बताऊंगा लेकिन उससे पहले अगर आप धातु जान लेंगे तो अधातु को पहचानना बहुत ही आसान हो जाएगा। दोस्तों आगे धातुओं में हमेशा आघात वर्धनीयता पाई जाती है। ठीक है, आघात वर्धनीयता। धातुओं में तन्यता पाई जाती थी। तन्यता, धातुओं में धात्विक बंध होता था। ठीक है, धात्विक बंध होता था जिसके कारण उसके गलनांक और क्वथनांक अधिक होते थे। गलनांक एवं क्वथनांक अधिक होते थे, क्वथनांक अधिक होते थे। लेकिन दोस्तों अधातुओं में ऐसा होगा, बताऊंगा अभी कुछ देर में, तब तक आप इंतजार कर सकते हैं। धातुओं में देखिए प्रत्यास्थता होती थी। धातुओं में प्रत्यास्थता होती थी। किस धातु की प्रत्यास्थता सबसे ज़्यादा होती थी, स्टील की। कौन सी धातु सबसे भारी होती थी, सबसे भारी धातु, सबसे हल्की धातु होती थी ना, वो सभी चीज़ें। अब देखिए धातुएं रंगीन विलयन बनाती थी, रंगीन विलयन बनाती थी। और देखिए डाई, जो आप अलग अलग तरह की डाई यूज करते हैं ना, बाल में मेहंदी लगाते हैं, हाथ में मेहंदी लगाते हैं, वो सभी को डाई कहते हैं। डाई अंग्रेजी वर्ड है, डाई DYE अंग्रेजी वर्ड है। इसको हिंदी में कहते हैं रंजक या मेहंदी कहते थे। ठीक है, तो दोस्तों ये सभी भी किससे बनती है, धातुओं से बनती हैं। धातुओं का विलयन हमेशा रंगीन होता था। ठीक है, धातुएं हमेशा उप सह संयोजक यौगिक बनाती थी। धातुएं हमेशा जमीन के अंदर पाई जाती थी। किस रूप में, अयस्कों के रूप में पाई जाती थी। ठीक है, जिससे उनकी उत्खनन कराई जाती थी, खुदाई कराई जाती थी। खुदाई करने के बाद उनका मेटलर्जिकल प्रोसेस में मतलब कि धातु कर्म कराया जाता था, जिससे शुद्ध धातु लास्ट में हमको प्राप्त होती थी। तो दोस्तों अब देखिए सबसे पहला लक्षण धातुओं का क्या था कि वे धन आयन बनाते थे। कैसे बनाते थे, धन आयन बनाते थे या धनावेश बनाते थे, और धनावेशित होते थे या धनावेशित बनाने की क्षमता रखते थे। तो दोस्तों जैसे देखिए कैल्शियम हुआ, आपका कैल्शियम हुआ, जिंक हुआ, मैग्नीज हुआ, फेरस हुआ, लोहा हुआ मतलब चांदी हुआ, सोना हुआ। ठीक है, तो इस तरह से सभी धातुएं क्या होती थी, जो धन आयन बनाती थी या धन आयन बनाने की क्षमता रखती थी, वे सभी धातु कहलाते थे। ठीक है, और उसके बाद देखिए इस पे डबल प्लस भी आता है, सिंगल प्लस भी आता है। ठीक है, तो देखिए वे सभी धातु होते थे। लेकिन हमको पढ़ना है अधातु, तो अधातु को कहते हैं नॉन मेटल। सबसे पहले अधातु को क्या कहते हैं, नॉन मेटल। देखिए दोस्तों अधातु किसे कहेंगे, जो अपने बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉनों को निकाल देंगे, त्याग देंगे और धनावेश बनाएंगे, उनको धातु। तो जो अपने बाहरी कोश इलेक्ट्रॉनों को त्यागेगा नहीं, अपने बाहरी कोश इलेक्ट्रॉनों को निकालेगा नहीं, बल्कि दूसरे के इलेक्ट्रॉन को लेगा और ऋण आयन बनाएगा। जब दोस्तों कोई भी तत्व दूसरे तत्व के इलेक्ट्रॉनों को लेगा और लेकर ऋण आयन बनाएगा या फिर ऋण आयन बनाने की क्षमता रखेगा, तो उनको हम लोग अधातु कहेंगे। आइए देखते हैं कौन कौन उदाहरण है धातुओं के, अधातुओं के।
तो देखिए Cl है। मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, देखिए फिर, कल, बाहर, आई, आंटी, और एक और है रेडियो एक्टिव होते हैं, अनन, सेप्टियम। ठीक है, ये सभी अधातु हैं। क्यों? क्योंकि ये सभी अपने बाहरी कोश में एक इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे के ले आके डाल देते हैं, या ये सभी किसी दूसरे तत्व के एक इलेक्ट्रॉन को ले लेते हैं, और एक इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो इनके ऊपर एक एक माइनस आ जाता है, इसलिए ये क्या कहलाते हैं? अधातु कहलाते हैं। ये रेडियो एक्टिव नेचर का होता है, इसलिए इनका गुण इन सभी से थोड़ा हटकर होता है। अब देखिए, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सभी बिके, मतलब सभी जगह पे बिका। क्या? फ़ोन बिका। ठीक है, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सभी जगह पे फ़ोन बिका। फ़ोन को साइलेंट कर दीजिए। इन सभी के ऊपर जानते कितना माइनस आता है? 3 ये जब भी लेंगे किसी दूसरे के इलेक्ट्रॉन को तो 3 इलेक्ट्रॉन को हड़प लेंगे, इसलिए इनके ऊपर 3 माइनस आता है। इस तरह भी दिखा सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए, आ सस से टीपो, आ सस से टीपो, जब नैनो कार आई थी, नैनो लॉटरिया 1 लाख में आती थी, तो उस समय खुशियों की चाबी का प्रचार आता था। ठीक है, मतलब उसमें दिखाता था कि हाथ से टीपो दरवाज़ा खुल जाएगा, हाथ से टीपो स्टार्ट हो जाएगी, हाथ से टीपो गियर लग जाएगा, हाथ से टीपो चल जाएगी गाड़ी। ठीक है, तो हाथ से टीपो को मैं बना लिया आज से टीपो। आ मतलब ऑक्सीजन, स सल्फर, से सेलेनियम, टीपो मतलब टेल्यूरियम, पोलोनियम। ठीक है, और देखिए इनके सबसे अधिक 27 समस्थानिक होते हैं। याद रखिएगा, पोलोनियम फेमस है। अब पोलोनियम बम विस्फोट की तरह भी प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, तो देखिए पोलोनियम के सबसे अधिक 27 समस्थानिक होते हैं, याद रखिएगा। तो इन सभी के ऊपर 2 माइनस आता है, मतलब कि ये सभी 2 इलेक्ट्रॉन लेते हैं किसी दूसरे तत्व का। ये रेडियो एक्टिव है, इसलिए इसका नेचर थोड़ा सा अलग हो जाएगा। ठीक है, तो ये सभी 2 माइनस बनाएंगे कब? जब भी किसी दूसरे के इलेक्ट्रॉन को लेंगे तब। तो अब देखिए, धातुओं, अधातुओं का पहला लक्षण क्या हो गया कि ये सभी इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके ऋणायन बनाते हैं या बनाने की क्षमता रखते हैं, वे सभी अधातु कहलाते हैं। देखिए, अधातुओं के उदाहरण कौन कौन है? तो इतने हैं। ठीक, पहली बात। दूसरी बात की अधातुएं चमकदार होंगी? नहीं होंगी। धातुएं तो चमकदार होती हैं, लेकिन अधातुएं चमकदार नहीं होती हैं। अधातुएं विद्युत की सुचालक नहीं होती हैं। अधातु ठोस अवस्था में पाई जाएंगी, द्रव में भी पाई जा सकती है और गैस में भी पाई जाती है। कब? जब अधातु रहेगी तब। मतलब कि अधातु ठोस, द्रव, गैस किसी भी अवस्था में हो सकती है। जैसे लकड़ी अधातु है, ठीक है, लकड़ी अधातु है लेकिन ठोस है। ठीक है, दूध, पानी ये सभी क्या है? अधातु हैं सब। ठीक है, गैस भी, जैसे ऑक्सीजन गैस क्या है? अधातु है। ऑक्सीजन गैस यहाँ पे है, सल्फर गैस यहाँ पे है। ठीक है, क्लोरीन गैस यहाँ पे है, ब्रोमीन गैस कहाँ है? तो ये सभी क्या है? द्रव हैं। अब देखिए, जैसे अगर आपसे पूछा जाए, जैसे कहा जाता था कि द्रव धातु कौन होती है, तो आप बोले थे मरकरी होती है। अगर उसी तरह कहा जाए कि द्रव अधातु कौन होती है, द्रव अधातु कौन होती है, तो आप बोलेंगे ब्रोमीन। ये याद रखिएगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। देखिए, धातुओं में आघातवर्धनीयता पाई जाती है, तो क्या अधातुओं में आघातवर्धनीयता होती है? नहीं होती है। अधातुओं में तन्यता होती है। तन्यता का मतलब किसी भी धातु को कितना ही लंबा खींच दीजिए, लंबा तार बनते चला जाएगा, टूटेगा नहीं। तो धातुओं में तन्यता होती है, लेकिन अधातुओं में तन्यता नहीं होती है। इसके बदले उसमें क्या होती है? भंगुरता होती है। भंगुरता मतलब हल्का सा भी झटका मारेंगे तो टूट जाएगी, ब्रिटल होती है। ठीक है, अधातुओं का विशेष गुण क्या है कि उनमें भंगुरता पाई जाती है। धात्विक बंध धातुओं में होता है, अधातुओं में धात्विक बंध नहीं होता है, इसीलिए अधातुओं के गलनांक और क्वथनांक कम होते हैं। देखिए, अधातुओं के क्वथनांक गलनांक अधिक नहीं होंगे, कम होंगे। ठीक है, प्रत्यास्थता धातुओं में पाई जाती है। प्रत्यास्था का मतलब होता है कि जैसे देखिए, पुल बनाए जाते हैं, रेलवे का पुल बनाया जाता है, किसका? लोहा का बनाया जाता है। सड़क पर पुल बनाए जाते हैं लोहे के। क्यों? क्योंकि जब उस पर से ट्रक गुजरता है या ट्रेन गुजरती है तो उस पर लोड आता है, तो वो थोड़ा सा दब जाती है, और जैसे ही वो गाड़ी चली जाती है फिर से वो अपने मूल अवस्था में वापस आ जाती है। तो जैसे अगर मान लीजिए ये लोहा है, स्टील है, अगर हम इसको खींचे तो खींचा जाए, और जैसे ही छोड़ें तो ये अपनी मूल अवस्था में वापस आ जाता है। इस गुण को कहते हैं प्रत्यास्थता। ठीक है, प्रत्यास्थता। तो वह प्रत्यास्था केवल धातुओं में पाई जाती है, अधातुओं में नहीं पाई जाती है। धातुएं रंगीन विलयन बनाती हैं, तो क्या अधातुएं भी बनाती हैं? नहीं। ठीक है, अधातुएं रंगीन विलयन नहीं बनाती हैं, या अधातुओं का जलीय विलयन रंगीन नहीं होता है। अधातुएं उपसहसंयोजक बंध नहीं बनाती हैं। और अधातुएं क्या करती हैं भाई? इलेक्ट्रॉनों को लेती हैं। जैसे देखिए, अगर क्लोरीन मान लीजिए, क्लोरीन
2 क्लोरीन, तो ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा। जब 2 इलेक्ट्रॉनों को ये ग्रहण करेगा तो दोनों Cl पर एक एक माइनस आ जाएगा। मतलब अगर इस तरह लिख दें हम 2Cl माइनस, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर माइनस कितने हैं, यहाँ पर माइनस कितने हैं, तो दोस्तों अभी एक दिख रहा है। अगर हम ये 2 ना दिखाएं तो एक माइनस दिख रहा है। मतलब ये कह रहा है कि Cl माइनस इसी तरह कितने हैं, 2 हैं। मतलब एक Cl था तो एक माइनस, इसी तरह का 2 बार है, इसका मतलब 2 माइनस यहाँ पे हो गया। ठीक है, तो क्लोरीन अगर कोई पूछे आपसे कि क्लोरीन कितना इलेक्ट्रॉन लेगी, तो 1 इलेक्ट्रॉन लेगी। क्यों? क्योंकि 2 क्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन ले रही है, तो 1 क्लोरीन कितना लेगी, 1 लेगी। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, ये हो गई आपकी अधातु। अगर बात करें उपधातु की, तो उपधातु क्या होती है? देखिए, अगर हम पढ़े थे धातु, तो धातुओं का जैसे अगर हम कहे थे सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन था, तो बाहरी कोश में कितना आता था, 2 8 1। तो ये अपने बाहरी कोश से 1 इलेक्ट्रॉन को दे देता था, तब इसके ऊपर धन आवेश आता था। तब ये जब धन आवेश आता था तब हम इसको धातु कहते थे। उसी तरह से Cl का होता है परमाणु क्रमांक 17, मतलब क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 17। तो इनके बाहरी कोश में कितना आएगा, 2 8 7 आएगा। जब 7 आएगा बाहरी कोश में, इसका मतलब है कि इनको अपने बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए, मतलब अष्टक बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये दूसरे के 1 इलेक्ट्रॉन को लेता था। जब ये 1 इलेक्ट्रॉन लेता था तो इसके ऊपर माइनस आता था। जो धन आयन बनाएगा वो धातु, ध से धन आयन बनाएगा। और उसी तरह से जो अधातु बनाएगा, मतलब जो ऋण आयन बनाएगा, वो अधातु कहलाएगा। अधातुओं के बाहरी कोश में 5 इलेक्ट्रॉन हो जाए, 6 इलेक्ट्रॉन हो जाए, 7 इलेक्ट्रॉन हो जाए, तो जिनके बाहरी कोश में 5 6 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉनों को लेकर ऋण आयन बनाते हैं, इसीलिए इनको अधातु कहते हैं। जिनके बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन हो, 2 हो, 3 हो, ये इलेक्ट्रॉनों को देते हैं और बाहरी कोश से ये इलेक्ट्रॉनों को निकाल कर अपना अष्टक पूरा करते हैं और धन आयन बनाते हैं, इसीलिए उनको धातु कहते हैं। अब देखिए, जो अधातु होते हैं, जैसे कार्बन है, कार्बन का परमाणु क्रमांक हो गया 6, बाहरी कोश में आएगा इनका 4। अब देखिए, जिनके बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है, वो दूसरे तत्व से 4 इलेक्ट्रॉन या तो लेगा या तो अपना 4 देगा। इनके बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है, या तो ये अपने बाहरी कोश से 4 इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा तब इसका अष्टक पूरा होगा, या तो फिर ये दूसरे तत्व से अपने 4 इलेक्ट्रॉनों को लेगा तब इसका अष्टक पूरा होगा। तो कार्बन तो बहुत छोटा पड़ जाता है, इसके जगह पे हम इसको देखते हैं। ठीक है, सिलिकॉन का नंबर होता है 14। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो आएगा बाहरी कोश में 2 8 4। मतलब ये या तो अपने बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा या तो किसी दूसरे तत्व से 4 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तब इसका अष्टक पूरा होगा। तो ऐसे सभी तत्व, वे सभी तत्व जिनके बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होता है ना, वही सभी क्या कहलाते हैं, उपधातु कहलाते हैं। ठीक है, उपधातु कहलाते हैं। अब देखिए, उपधातु कहलाते हैं, याद रखिए। अब इनका उदाहरण मैं आपको बताता हूं। जैसे देखिए, अगर कहा जाए का सी जी के संग कौन रहता है, तो पार्वती जी रहती हैं। इतना याद रख लीजिए, का सी जी संग पार्वती। इनमें से 1 2 3, ये 3 उपधातुएं हैं, आपको याद रखने हैं। ठीक है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, स्टेनम। ठीक है, या इसको कहते हैं हम टिन, याद रखना आपको। ये सभी क्या हैं, उपधातुएं हैं। अगर देखिए हम बात करें नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया पे सब जगह में फोन क्या है, बिकेगा। तो देखिए, इसमें क्या है, आर्सेनिक, स्ट्रीबियम। ठीक है, ये दोनों भी क्या हैं, उपधातुएं हैं। क्योंकि इनके बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन तो नहीं आता है, 5 इलेक्ट्रॉन आता है, लेकिन उसके बाद भी ये इनका नेचर जो होता है वो किसकी तरह होता है, ना तो धातुओं की तरह होता है ना तो अधातुओं की तरह होता है, इसलिए इनको उपधातुओं की श्रेणी में रखा गया है। सिलिकॉन सबसे फेमस क्या है, उपधातु है, मेटलॉइड कहते हैं। जर्मेनियम, स्टेनम, आर्सेनिक, स्ट्रीबियम, इन सभी 5 उपधातुओं को आप याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए, अगर क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन कहाँ से आता है, जैसे कंपटीशन में देखिए सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है सिलिकॉन से। देखिए, मोबाइल है, मोबाइल में अगर कोई बटन काम नहीं करती तो आप जब मोबाइल के दुकानदार के पास जाते हैं तो उसे बोलते हैं भाई बटन काम नहीं कर रही, तो वो क्या कहता है, कहता है भाई इसमें कि आईसी जल गई है। आईसी का पूरा नाम होता है इंटीग्रेटेड चिप सर्किट। ठीक है, तो इंटीग्रेटेड चिप सर्किट पर एक लेयर लगी होती है। ठीक है, वो पूछा जाता है किसकी लेयर होती है, तो आपको बताना है सिलिकॉन की परत होती है। ये एसएससी में कई बार पूछा गया है। ठीक है, आईसी सर्किट पर, आईसी परिपथ पर, इंटीग्रेटेड चिप सर्किट पर किसकी परत चढ़ी होती है, तो आप बोलेंगे सिलिकॉन की। ठीक है, अब देखिए
अगर पूछा जाए कि सिलिकॉन और जर्मेनियम इन दोनों का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो आप कहेंगे सोलर सेल से चलने वाली चाहे गाड़ी हो, चाहे मोटर हो, चाहे कोई लाइट हो, अगर सोलर सेल से चलती है तो उस सोलर सेल को किससे बनाया जाता है, सिलिकॉन और जर्मेनियम से बनाया जाता है। ठीक है। अच्छा, जितने भी अर्धचालक मटेरियल होते हैं, अर्धचालक सेमीकंडक्टर मटेरियल होते हैं, उन सभी को किससे बनाया जाता है, तो इन्हीं उपधातुओं से ही बनाया जाता है। ठीक है, आपको याद रखना होगा। देखिए, अर्धचालक की एक टॉपिक होगी, अर्धचालक किसे कहते हैं, निज अर्धचालक क्या होता है, बाह्य अर्धचालक क्या होता है, एन टाइप अर्धचालक क्या होता है, एन टाइप ट्रांजिस्टर क्या होता है, पी टाइप अर्धचालक क्या होता है, पी टाइप ट्रांजिस्टर क्या होता है, मैं आपको अगले वीडियो में बताने वाला हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में यहीं पर अपनी बात को सीमित करता हूँ, तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक आप खुश रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, आपका दिन शुभ हो।